वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका यहाँ पे फिजियोलॉजी का रैपिड रिवीजन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे आपका यहाँ पे जनरल फिजियोलॉजी। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आपका है यहाँ पे होम्योस्टेसिस। ये टर्म आपका किसने दिया था? वोल्टर कैनोन ने। ठीक है, इसका मतलब होता है कि इंटरनल इन्वायरमेंट यहाँ पे कॉन्स्टेंसी, मतलब जो आपका बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट है वो क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये टर्म को एक यहाँ पे स्पेनिश साइंटिस्ट ने भी दिया था, यहाँ पे क्लॉडी बर्नर्ड ने। अब देखिए यहाँ पे होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी कैसे उसको मेंटेन करती है। तो ये देखिए आपका नॉर्मल ये इंटरनल इन्वायरमेंट है बॉडी का। ठीक है, अब देखिए कभी भी क्या होता है कि स्टिमुलस आता है तो ये क्या होता है? इम्बैलेंस हो जाता है। या तो जो है यहाँ पे इम्बैलेंस टू मच हो जाएगा, या फिर जो इम्बैलेंस है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे टू लिटिल हो जाएगा। उसके वजह से क्या हो जाएगा कि जो भी चेंज है वो यहाँ पे जो रिसेप्टर होता है वो इसको डिटेक्ट कर लेता है। अब डिटेक्ट करने के बाद इसको जो है यहाँ पे जो हमारा कंट्रोल सेंटर है वहाँ पे जो है क्या बोलता है, ये रिसेप्टर इंफॉर्मेशन को या फिर इनपुट जो है उसको यहाँ पे सेंड करता है। फिर वहाँ से क्या आता है? आउटपुट। आउटपुट कहाँ पे आता है? हमारे इफेक्टर पे। और इफेक्टर क्या करता है? यहाँ पे फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू जो हमारा यहाँ पे इम्बैलेंस है उसको क्या कर देता है? फिर नॉर्मल यहाँ पे बैलेंस कर देता है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? यहाँ पे होम्योस्टेसिस। होप आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, नॉर्मली अगर हम देखें यहाँ पे बॉडी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए हमारे जो वेट का 60% जो है ना वो क्या होता है? यहाँ पे बॉडी वेट का 60% क्या होता है हमारे बॉडी में? वाटर। अगर हम मेल और फीमेल का कंपैरिजन करें तो यहाँ पे देखिए दोनों का कंपैरिजन यहाँ पे 50 और 60 करके दिया हुआ है। अगर हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड की बात करें तो ये आपका होता है 40% जो है, ये 40% किसका? हमारा जो टोटल बॉडी वाटर होता है उसका 40% होता है। देन यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो 20% होता है, जिसमें आपको 5% प्लाज्मा और 15% यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड। यहाँ पे देखिए हमने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है कि यहाँ पे टोटल बॉडी वाटर कितना होता है, तो 60% ऑफ द बॉडी वेट, मतलब बॉडी वेट का 60% क्या होगा हमारा? यहाँ पे टोटल बॉडी वाटर होता है। अब देखिए इसको डिवाइड किया है दो पार्ट में। एक जो है 2/3 क्या होता है? डेट इज आपका यहाँ पे 40% हो जाएगा इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और यहाँ पे 1/3 जो है वो कितना हो जाएगा आपका? 20% एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और फिर जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है जो आपका प्लाज्मा जो कि 5% होता है। देन आपका यहाँ पे ट्रांस सेलुलर फ्लूइड जो कि आपका लेस देन यहाँ पे 1.5% होता है। देन आफ्टर यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो कि आपका यहाँ पे 15% के आसपास होता है। ठीक है, देन इंडिकेटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल बॉडी वाटर को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या क्या इंडिकेटर है। तो यहाँ पे D2O से भी आप मेजर कर सकते हैं, टाइट्रेटेड वाटर से भी आप यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनोलिन और यहाँ पे मैनिटोल के थ्रू आप इसको मेजर कर सकते हैं। प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इवॉन्स ब्लू डाई होती है, उसके थ्रू जो है यहाँ पे प्लाज्मा का आप मेजरमेंट कर सकते हैं। देन ऑस्मोलरिटी की अगर हम बात करें तो ये कितनी होती है? ये 285 से लेकर 295 यहाँ पे ऑस्मोल यहाँ पे पर केजी होती है। यहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो ये आपका जो न्यूरॉन का होता है वो कितना होता है? -70 मिलीवोल्ट। मेनली इसमें क्या होता है? जो पोटेशियम यहाँ पे डिफ्यूजन होता है, और ये किसके थ्रू होता है मेंटेन? या फिर जो है यहाँ पे सोडियम पोटेशियम हेल्प करते हैं किसको? इसको मेंटेन करने के लिए। मतलब यहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 होता है, और मेनली क्या होता है आपका? पोटेशियम डिफ्यूजन की वजह से, और इसको मेंटेन कौन करता है? सोडियम पोटेशियम पंप। देन इक्विलिब्रियम पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे नर्स्ट इक्वेशन के थ्रू। देन गिब्स डोनन इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है आपका? अनइक्वल आयन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कहाँ पे? अक्रॉस जो हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि ड्यू टू यहाँ पे इम्परमानेंट यहाँ पे प्रोटीन की वजह से होता है ये आपका गिब्स डोनन इक्विलिब्रियम। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे नर्व और यहाँ पे मसल की, यहाँ पे फिजियोलॉजी की, नर्व एंड मसल फिजियोलॉजी। देखिए अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ फाइबर की तो दो तरीके के फाइबर होते हैं, एक होते हैं टाइप 1 और यहाँ पे टाइप 2। टाइप 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये स्लो फाइबर होते हैं।
टाइप 2 जो होता है इसको हम बोलते हैं फास्ट फाइबर। स्लो फाइबर जो है ये आपको रेड कलर में देखने को मिलते हैं और इसको स्पेशली जो है वाइट फाइबर भी बोला जाता है। देखिए रेड फाइबर में आपको यहाँ पे इंक्रीज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा, वेरएज अगर हम व्हाइट फाइबर की बात करें तो यहाँ पे आपको इंक्रीज ग्लाइकोलिटिक एंजाइम जो है वो देखने को मिलेंगे। टाइप्स ऑफ मसल फाइबर की अगर हम बात करें, टाइप 1 जो कि यहाँ पे स्लो ट्विच होते हैं और यहाँ पे टाइप 2 जो कि यहाँ पे फास्ट ट्विच होते हैं। देखिए टाइप 2 को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, टाइप 1A और यहाँ पे टाइप सेकंड एक्स में। देन एक्शन पोटेंशियल की अगर हम बात करें, देखिए एक्शन पोटेंशियल जो नॉर्मल यहाँ पे थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होता है वो नियर अबाउट यहाँ पे 55 यहाँ पे मिलीवोल्ट होता है। देन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सोडियम चैनल इन एक्टिवेशन, यहाँ पे साल्टेटरी कंडक्शन की बात करें तो यहाँ पे अक्कर इन माइलिनेटेड एक्सोन जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे नोड ऑफ रेनिमर पे होता है। देन यहाँ पे कंडक्शन वेलोसिटी की बात की जाए तो यहाँ पे जैसे जैसे क्या होता है कि यहाँ पे फाइबर का डायमीटर इंक्रीज होता है वैसे वैसे क्या होता है यहाँ पे स्पीड भी इंक्रीज होती है। देन यहाँ पे इंड प्लेट पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो इंड प्लेट पोटेंशियल जो है ये जनरेट होता है किसके द्वारा, एसिटाइल कोलिन ऑन यहाँ पे जो निकोटिनिक एनएम रिसेप्टर होता है वहाँ पे। देन एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग क्या होता है, तो ये जो है आपका कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन सी होता है जो कि यहाँ पे ट्रोपोमाइसिन का शिफ्ट देखने को मिलता है। उसके बाद क्या करता है यहाँ पे जो मायोसिन होता है वो बाइंड करता है किसके साथ, यहाँ पे एक्टिन के साथ। राइगर मोर्टिस की अगर हम बात करें तो राइगर मोर्टिस का मतलब होता है स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी, और ये स्टिफनिंग ऑफ बॉडी क्यों हो जाती है, क्योंकि हमारे बॉडी के जो मसल्स है उनको वर्क करने के लिए चाहिए एटीपी, ठीक है। और डेथ जब हो जाती है तो डेथ के दौरान जो है क्या होता है कि यहाँ पे एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में बनना बंद हो जाते हैं। उसके वजह से क्या होता है यहाँ पे बॉडी में यहाँ पे एटीपी की कमी हो जाती है और हमारी जो बॉडी है वो क्या होती है यहाँ पे स्टिफ या फिर जो है अकड़ जाती है, ठीक है। तो राइगर मोर्टिस इज ड्यू टू द लैक ऑफ एटीपी प्रिवेंटिंग डिटैचमेंट। देखिए एटीपी जो एक्टिन और मायोसिन का यहाँ पे क्रॉस ब्रिज है उसके डिटैचमेंट के लिए हमको चाहिए होता है एटीपी, लेकिन राइगर मोर्टिस में क्या होता है एटीपी की यहाँ पे क्या डिफिशियंसी होती है, क्योंकि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता, क्योंकि बॉडी जो है वो डेड कर गई। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो एक्टिन मायोसिन क्रॉस ब्रिज है उसका डिटैचमेंट नहीं होता और बॉडी में स्टिफनेस परमानेंटली बनी होती है। ये देखिए आपको ये डायग्राम यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ये देखिए जो आपका हाथ है वो क्या है एकदम अकड़ गया है, स्टिफनेस आ गई है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे आपका यहाँ पे स्मूथ मसल की, तो यहाँ पे स्मूथ मसल में आपको कोई भी ट्रोपोनिन नहीं देखने को मिलता है। देन आपको यहाँ पे कॉलमेडुलिन जो है यहाँ पे एक्टिवेट करता है किसको, MLCK को। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर यहाँ पे फिजियोलॉजी की, ठीक है। देखिए यहाँ पे SA नोड का जो रेट होता है वो कितना होता है आपका यहाँ पे 100 पर मिनट यहाँ पे इंट्रेंसिक। देन AV नोड डिले की अगर हम बात करें तो AV नोडल डिले जो होता है वो कितना है 0.1 सेकंड। ये कितना है अलाउ करता है किसको, यहाँ पे आर्ट्रियल इम्पटिंग बिफोर यहाँ पे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, मतलब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होने से पहले यहाँ पे आर्ट्रियल को यहाँ पे इम्पटी करता है, ठीक है। यहाँ पे कार्डियक आउटपुट की बात करें तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 5 लीटर पर मिनट। कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है यहाँ पे हार्ट रेट इंटू सिस्टोलिक यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम। देन इजेक्शन फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो ये आपका होता है 62 यहाँ पे 70%। प्री लोड की अगर हम बात करें तो ये आपका यहाँ पे इंडिकेट करता है किसको, इंड डायसिस्टोलिक वॉल्यूम को, और आफ्टर लोड यहाँ पे आउटिक प्रेशर को यहाँ पे डिटरमाइन करता है। यहाँ पे फ्रैंक स्टर्लिंग लॉ की बात करें तो जैसे जैसे आपका यहाँ पे वेनस रिटर्न बढ़ता है उसके वजह से यहाँ पे आपका SV अप टू द लिमिट जो है वो भी आपका यहाँ पे बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पे बोरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स की अगर हम बात करें तो इसको मेंटेन करता है BP शॉर्ट टर्म के लिए, कौन, यहाँ पे कैरोटिड साइनस और यहाँ पे एओर्टिक आर्च के थ्रू। कीमो रिसेप्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिस्पॉन्ड टू यहाँ पे डिक्रीज लेवल ऑफ O2 एंड इंक्रीज लेवल ऑफ CO2 एंड यहाँ पे डिक्रीज्ड pH पे क्या करता है ये रिस्पॉन्ड करता है। देन मर्मर की बात की जाए तो यहाँ पे सिस्टोलिक मर्मर में आपको यहाँ पे मिट्रल रीगर्गिटेशन और यहाँ पे एओर्टिक स्टेनोसिस। देन यहाँ पे डायसिस्टोलिक में आपको यहाँ पे मिट्रल स्टेनोसिस और एओर्टिक रीगर्गिटेशन। यहाँ पे एक सिंपल अप्रोच की अगर हम बात करें टू द हार्ट मर्मर्स के लिए तो यहाँ पे एओर्टिक
और यहाँ पे स्टेनोसिस, ये मिला के बनाते हैं यहाँ पे इजेक्शन सिस्टोल। देन आफ्टर मिट्रल और यहाँ पे स्टेनोसिस, ये बनाते हैं आपके मिड यहाँ पे डायसिस्टोलिक को। एओर्टिक और यहाँ पे रिगर्गिटेशन जो है ये आपका अर्ली डायस्टोल बनाते हैं, और मिट्रल और यहाँ पे रिगर्गिटेशन यहाँ पे आपका पैन सिस्टोलिक को यहाँ पे मिलके बनाते हैं। देन कोरोनरी फ्लो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमल ड्यूरिंग यहाँ पे डायसिस्टोल, यहाँ पे यूनिक्वल। देन यहाँ पे कुशिंग रिफ्लेक्स की बात करें तो कुशिंग रिफ्लेक्स के केस में क्या होता है कि इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, उसके वजह से आपका यहाँ पे बीपी बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको हार्ट रेट कम, ब्रेडिकार्डिया और आपको यहाँ पे इर्रेगुलर रेस्पिरेशन जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे मीन आर्टेरियल प्रेशर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर उसके प्लस यहाँ पे 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर इज इक्वल टू आपका 93 mm ऑफ Hg, जो कि यहाँ पे नॉर्मल होता है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी की। ठीक है, देखिए टाइडल वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो ये होता है आपका यहाँ पे 500 ml। मतलब टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होती है कि नॉर्मल इंस्पायरेशन कर रहे हो या फिर आप नॉर्मल एक्सपायरेशन कर रहे हैं, तो उस दौरान जो है नॉर्मल एयर कितना ले रहे हैं और नॉर्मल एयर आप कितना एक्सपायर्ड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम, जो कि होता है आपका यहाँ पे 500 ml। उसके बाद यहाँ पे मिनट वेंटिलेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम इंटू रेस्पिरेटरी रेट, जो कि होता है आपका 6 लीटर यहाँ पे पर मिनट। यहाँ पे एल्वुलर वेंटिलेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम माइनस यहाँ पे डेड स्पेस इनटू रेस्पिरेटरी रेट, इसको हम बोलते हैं एल्वुलर वेंटिलेशन। देन यहाँ पे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस यहाँ पे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि आपका आता है यहाँ पे 2400 ml। अब इसको आइए यहाँ पे हम ग्राफ से जो है वो समझते हैं। ठीक है, देखिए नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम यहाँ पे आप इंस्पायर्ड किए, एक्सपायर्ड किए, इंस्पायर्ड किए, एक्सपायर्ड किए, इंस्पायर्ड, एक्सपायर्ड, तो ये हो जाएगा आपका कितना यहाँ पे 500 ml। मतलब इंस्पायरेशन में आपने कितनी वॉल्यूम ml जो है आपने एयर को अंदर लिया और कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर को आपने यहाँ पे एक्सपायर्ड आउट किया, तो वो हो जाएगा आपका टाइडल वॉल्यूम, जो कि होता है आपका यहाँ पे 500 वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब एक नॉर्मल आपने जो है यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम ली, उसके साथ साथ आप फोर्सफुली और कितना ले सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि होता है आपका यहाँ पे 2500 ml। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरी मतलब नॉर्मल आप कितना ले लें, उसके साथ साथ आप एक्स्ट्रा और कितना बाहर निकाल पा रहे हैं, तो वो हो जाएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि होता है यहाँ पे 500 ml। देन आफ्टर हम बात करेंगे आपका यहाँ पे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वो कितनी होती है, वो होती है यहाँ पे 3000 ml। देन यहाँ पे रेजिडुअल वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी होती है, 1500 यहाँ पे ml। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे वाइटल कैपेसिटी, तो वाइटल कैपेसिटी का मतलब होता है कि आप फोर्सफुली कितना ले रहे हैं और फोर्सफुली कितना जो है यहाँ पे एक्सपेल्ड आउट कर रहे हैं, तो वो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे वाइटल कैपेसिटी 4500 ml। देन यहाँ पे टोटल लंग कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 6000 यहाँ पे ml। तो ये था आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यहाँ पे वॉल्यूम और यहाँ पे रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। सर्फेक्टेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डाइपोमेटिल, यहाँ पे फॉस्फोटिडिलकोलिन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में DPPC बोलते हैं, यहाँ पे जो कि सिंथेसाइज होता है फ्रॉम यहाँ पे 24 यहाँ पे वीक और मैच्योर होता है कितना, यहाँ पे 34 वीक ऑफ गेस्टेशन पे। कॉम्प्लेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये हाईएस्ट होता है किसमें, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में, और ये डिक्रीज हो जाएगा किसके केस में, फाइब्रोसिस के केस में, और ये इंक्रीज होता है किसके, यहाँ पे एम्फाइसेमा के केस में। डिफ्यूजन की अगर हम बात करें तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं फिक्स लॉ के थ्रू। यहाँ पे ये डिपेंड ऑन द एरिया इनटू प्रेशर ग्रेडियंट अपॉन यहाँ पे थिकनेस पे। देन टाइप ऑफ हाइपोक्सिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे हाइपोक्सिया, एनेमिक, स्टैग्नेंट और यहाँ पे हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। देखिए हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया में क्या होता है, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ऑफ द आर्टेरियल ब्लड क्या है, वो हो जाता है लो। देन यहाँ पे एनेमिक हाइपोक्सिया की बात करें तो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन होता है
टू कैरी यहाँ पे O2 इज लो, मतलब जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को यहाँ पे कम कैरी कर रहा है, तो इसको बोलते हैं एनेमिक हाइपोक्सिया। स्टेगनेंट या फिर इस्कीमिक हाइपोक्सिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो ब्लड फ्लो टू द टिश्यू जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लो हो जाएगा, उसके वजह से हम इसको स्टेगनेंट हाइपोक्सिया बोलते हैं। देन यहाँ पे हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो टिश्यू है वो O2 को यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं यहाँ पे हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। देन यहाँ पे O2 हीमोग्लोबिन यहाँ पे कर्व की बात करें तो यहाँ पे आपको सिग्मोइड शेप ड्यू टू यहाँ पे कोऑपरेटिविटी, और यहाँ पे P50 कितना होता है, तो ये हो जाएगा आपका 27 mmHg। देन यहाँ पे राइट शिफ्ट, यहाँ पे एफिनिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाएगी, CO2 का लेवल बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और यहाँ पे जो है इन और 2-3 यहाँ पे BPG ये भी बढ़ जाएगा, और यहाँ पे जो है H+ आयन की कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं, बोहर इफेक्ट। और इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा ग्राफ्ट है वो क्या होगा, राइट शिफ्ट होगा। हेल्डेन इफेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो O2 है वो बाइंड करता है यहाँ पे और बनाता है क्या, CO2, जो कि रिलीज होता है कहाँ से, फ्रॉम दी हीमोग्लोबिन। वेंटिलेशन परफ्यूजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एपेक्स पे ग्रेटर देन 1 होता है, यहाँ पे डेड स्पेस में, और बेस पे जो है वो लेस देन 1 होता है यहाँ पे शंट के केस में। देन आफ्टर हम बात करेंगे आपका यहाँ पे रीनल फिजियोलॉजी की, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेफ्रॉन काउंट होता है वो कितना होता है, यहाँ पे 1 मिलियन यहाँ पे पर किडनी। अगर हम ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट की बात करें तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 120 ml पर मिनट। यहाँ पे इन्यूलिन और क्रिएटिनिन क्लियरेंस, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें कि एक डे में कितना होता है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 180 यहाँ पे लीटर, ठीक है। देन यहाँ पे RBF की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 1.2 लीटर पर ml, और नियर अबाउट यहाँ पे 25% ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे GFR/R ऑफ RPF जो कि इक्वल टू होता है आपका 0. यहाँ पे 2। अब देखिए ये है क्या है आपकी, ये हो जाएगी आपकी रीनल वेन है। देन आपका यहाँ पे रीनल आर्टरी से ही डिराइव होता है क्या, यहाँ पे आपका एफरेंट आर्ट्रियोल, और एफरेंट आर्ट्रियोल जो है ये आपका यहाँ पे गोमेलोस में आता है, वहाँ से आपका निकलता है यहाँ पे आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद आपका यहाँ पे लूप ऑफ हेनले आता है, ठीक है। लूप ऑफ हेनले, उसके बाद आपका यहाँ पे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले आता है, उसके बाद यहाँ पे आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। देन आफ्टर आता है यहाँ पे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद आता है आपका यहाँ पे ये कलेक्टिंग डक्ट। तो ये था आपका यहाँ पे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। देन यहाँ पे ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट जो है मैक्सिमम किसके लिए होता है, यहाँ पे ग्लूकोज के लिए, जो कि होता है नियर अबाउट 375 mg पर मिनट, और थ्रेशोल्ड कितना है यहाँ पे 180 mg पर DL होता है। काउंटर करंट मल्टीप्लायर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये लूप ऑफ हेनले में देखने को मिलता है, और एक्सचेंजर जो है वो आपको वासारेक्टा के केस में। ADH एक्ट ऑन, यहाँ पे एंटी डायबिटिक हार्मोन वो कहाँ पे एक्ट करता है, तो यहाँ पे V2 रिसेप्टर के पास। एक्वापोरिन 2 यहाँ पे इंसर्जन की अगर हम बात करें इन द कलेक्टिंग डक्ट। एल्डोस्टेरोन की बात की तो ये जो है आपका कहाँ एक्ट करता है, यहाँ पे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और आपका यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट। और यहाँ पे ये क्या करता है, ये सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कराता है और यहाँ पे पोटेशियम का सिक्रेशन कराता है, ठीक है। तो आपका डायरेक्ट MCQ यहाँ पे आ सकता है कि यहाँ पे एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे एल्डोस्टेरोन का फंक्शन जो है सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन और पोटेशियम का सिक्रेशन। और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एल्डोस्टेरोन जो है कहाँ पे एक्ट करता है, DCT भी दे देगा, PCT भी दे देगा, कलेक्टिंग डक्ट भी दे देगा, ठीक है। यहाँ पे लूप ऑफ हेनले दे देगा, असेंडिंग दे देगा, डिसेंडिंग दे देगा। तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि यहाँ पे DCT और यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट पे ये एक्ट करता है। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, BP को डिक्रीज करता है, यहाँ पे रेनिन को बढ़ा के, उसके वजह से आपको यहाँ पे एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 2 में, उसके वजह से वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा और एल्डोस्टेरोन यहाँ पे रिलीज होता है। देन एसिड बेस रेगुलेशन की बात की जाए तो किडनी की अगर हम बात करें तो ये रीअब्जॉर्ब करता है किसको, बाइकार्बोनेट को, और सिक्रीट करता है यहाँ पे H+ आयन बाय द अल्फा इंटरकैलेटेड सेल के द्वारा। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के केस में यहाँ पे H+ आयन का यहाँ पे एक्सक्रीशन होता है और यहाँ पे बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन होता है। देन आफ्टर हम बात करेंगे आपका यहाँ पे ब्लड फिजियोलॉजी की। देखिए यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम कितना होता है, वो हो जाएगा आपका 70 ml/kg। यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन की अगर हम बात करें
मोस्ट अबंडेंट यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी होती है, तो ये हो जाएगी आपकी एल्ब्यूमिन, फिर आपका ग्लोब्यूलिन, फिर आपका यहाँ पे फिब्रिनोजन। ठीक है, देन एल्ब्यूमिन की अगर हम बात करें तो इसमें जो ऑनकोटिक प्रेशर है वो क्या है, यहाँ पे 80% इसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। देखिए यहाँ पे प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो इसमें एल्ब्यूमिन सबसे ज़्यादा होता है, दैट इज़ यहाँ पे 35 से 50 ग्राम पर लीटर होता है। फिर उसके बाद आपका आता है यहाँ पे ग्लोब्यूलिन। ग्लोबुलिन जो है फर्दर डिवाइड होता है यहाँ पे अल्फा, अल्फा 2, यहाँ पे बीटा और यहाँ पे गामा। देन फिब्रिनोजन आता है जो कि 2 से 4 यहाँ पे ग्राम पर लीटर जो है वो होता है। यहाँ पे एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट की अगर हम बात करें तो इंक्रीज इन इन्फ्लेमेशन और डिक्रीज इन पॉलीसाइथेमिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये दो इंपॉर्टेंट लाइन है कि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन के दौरान क्या होता है, ESR जो है यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है इन्फ्लेमेशन में और डिक्रीज हो जाता है कहाँ पे, पॉलीसाइथेमिया। RBC काउंट की बात करें तो सबको ही मालूम होता है 5 मिलियन पर mm³ और हीमोग्लोबिन जो है वो 15 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। रेटिकुलोसाइट काउंट की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा पर 0.5 से 1.5%। ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन की बात करें तो ये प्रोड्यूस बाय यहाँ पे पेरीट्यूबुलर यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट इन किडनी। देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व की बात की जाए, राइट शिफ्ट इज इक्वल टू यहाँ पे अनलोड ऑफ O2 इजली। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे ब्लड ग्रुप, ABO ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करें तो इसको दिया था लैंड स्टीनर ने। ठीक है, यहाँ पे देखिए RH यहाँ पे पॉजिटिव जो है ये प्रेजेंस ऑफ D एंटीजन होता है। यूनिवर्सल डोनर की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका O नेगेटिव। O तो सभी बोलते हैं लेकिन यहाँ पे क्या होता है, O नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है, और रेसिपिएंट की बात करें तो यहाँ पे AB नहीं AB पॉजिटिव आप बोला कीजिए पूरा। ठीक है, देन क्लोटिंग फैक्टर निमोनिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फुलिश पीपुल ट्राई क्लाइंबिंग लॉन्ग यहाँ पे स्लोप आफ्टर क्रिसमस, सम पीपुल हैव यहाँ पे फॉलन, डेट इज यहाँ पे 1 से यहाँ पे फैक्टर 13 तक आप देख सकते हैं। ठीक है, एंटीकोगुलेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एंटीकोगुलेंट यहाँ पे हिपेरिन और यहाँ पे वॉरफरिन। देखिए यहाँ पे हिपेरिन की बात करें तो यहाँ पे ये एंटी थ्रोम्बिन थर्ड एक्टिवेटर होता है और वॉरफरिन की बात करें तो ये इनहिबिट करता है यहाँ पे विटामिन के डिपेंडेंट, मतलब जितने भी विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं ये क्या करता है उसको यहाँ पे इनहिबिट। सेकेंड है, 7th है, यहाँ पे 9th और यहाँ पे 10th। यहाँ पे प्लेटलेट के फंक्शन की बात की तो यहाँ पे ये एडिशन विली ब्रांड फैक्टर एक्टिवेशन के लिए यहाँ पे TXA2 और एग्रीगेशन के लिए यहाँ पे फाइब्रोजन यहाँ पे ब्रिजेस। देन आफ्टर हम बात करेंगे आपका यहाँ पे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फिजियोलॉजी की। देखिए सलाइवा की अगर हम बात करें तो सलाइवा क्या है, ये हाइपोटोनिक जो कि जिसमें आपको रिच अमाउंट में पोटेशियम और यहाँ पे बाइकार्बोनेट जो है वो मिलेगा। पेराइटल सेल की अगर हम बात करें जो कि सिक्रेट करता है यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और यहाँ पे जो आपका इंट्रिंसिक फैक्टर होता है। देन यहाँ पे चीप सेल होता है, ये पेप्सिनोजन को सिक्रेशन करता है। और यहाँ पे जो म्यूकस सेल होता है ये म्यूकस और यहाँ पे बाइकार्बोनेट जो कि क्या है यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे हेल्प करती है, जो कि स्टमक, क्योंकि अब हमको मालूम ही है कि यहाँ पे स्टमक में हाई क्वांटिटी ऑफ HCl होता है तो उससे जो है आपको स्टमक की जो वॉल होती है उनसे बचाने के लिए हमको म्यूकस और यहाँ पे बाइकार्बोनेट हेल्प करता है। सिक्रेटिन की अगर हम बात करें तो ये स्टिमुलेट करता है किसको, यहाँ पे पैनक्रियाटिक बाइकार्बोनेट के सिक्रीशन को। यहाँ पे कोलियोसिस्टोकाइनिन की अगर हम बात करें तो ये स्टिमुलेट करता है किसको, गाल ब्लैडर के यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन को प्लस यहाँ पे पैनक्रियाटिक एंजाइम को। गैस्ट्रिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जी सेल से होता है, एंट्रम से, और ये इंक्रीज करता है यहाँ पे HCl के सिक्रेशन को। बाइल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये फैट डाइजेशन बाय मसल्स, नो एंजाइम एक्टिविटी। देन इंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स की अगर हम बात करें तो ये इनहिबिट करता है यहाँ पे गैस्ट्रिक इम्पटिंग व्हेन यहाँ पे जो हमारा ड्यूडेनम है डिस्टेंडेड होता है तब। यहाँ पे विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो ये हमारा जो इलियम होता है वहाँ से होता है, जिसके लिए आपको यहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर की भी ज़रूरत पड़ती है। आयरन एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो ये होता है आपका यहाँ पे ड्यूडेनम से, फेरस फॉर्म Fe यहाँ पे 2+। देन आफ्टर हम बात करेंगे आपका यहाँ पे एंडोक्राइन की फिजियोलॉजी। यहाँ पे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की अगर हम बात करें तो ये सिक्रेट करता है यहाँ पे TSH और यहाँ पे प्रोलैक्टिन, और यहाँ पे GnRH से निकलता है आपका LH और FSH। यहाँ पे CRH से निकलता है ACTH और GnRH से आपका निकलता है यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन। और सोमेटोस्टेटिन जो है यहाँ पे डिक्रीज करता है ग्रोथ हार्मोन और यहाँ पे डिक्रीज करता है यहाँ पे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। डोपामिन की बात करें तो ये डिक्रीज करता है यहाँ पे प्रोलैक्टिन। अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से क्या निकलता है आपका यहाँ पे GnRH, और GnRH किस पे ऐड करता है, हमारे पिट्यूटरी पे, और पिट्यूटरी से हमारे
जो है FSH और यहाँ पे LH जो है वो निकलते हैं। सबसे पहले तो आपका FSH निकलता है। FSH जो है यहाँ पे आपका ओवरी पे आके काम करता है और यहाँ पे काम करने के बाद हमको यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे एस्ट्रोजन निकलता है और एस्ट्रोजन क्या करता है, यहाँ पे प्रोलिफरेशन में हेल्प करता है। अब देखिए जब यहाँ पे आपको यहाँ पे एस्ट्रोजन का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर यहाँ से क्या है, एक यहाँ पे निगेटिव फीडबैक जाता है कि यहाँ पे जो है ब्लड में एस्ट्रोजन जो है बहुत ज़्यादा हो गया, इसको रोक दिया जाए। और जब इसको रोकते हैं और यहीं पे एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाता है, जिसके वजह से जो है यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे LH, यहाँ पे देखिए LH रिलीज होता है और LH क्या करता है, यहाँ पे ये आपका जो ग्रेफियन वो क्या बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम है, वहाँ पे काम करता है और यहाँ पे क्या बनाता है, कॉर्पस ल्यूटियम पे काम करने के बाद और कॉर्पस ल्यूटियम क्या बनाता है, हमारा प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन जैसे कि हमको मालूम है ये क्या है, प्रेगनेंसी हार्मोन है और ये क्या बनाता है, जो यहाँ पे एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है उसको क्या करता है, यहाँ पे सिक्रेटरी बना देता है। ठीक है, अब जैसे ही क्या होता है कि यहाँ पे अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यहाँ पे जो है आपका जो जाइगोट है वो यहाँ पे क्या होता है, 6th डे पे इम्प्लांटेशन हो जाता है। और अगर ये नहीं होता है तो ये क्या हो जाएगी, शेडिंग जो है यहाँ पे ये लेयर की शेडिंग हो जाती है और यहाँ पे आपका यहाँ पे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है और फिर ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे पिट्यूटरी की, तो यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी होती है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस और इसको बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। यहाँ पे ग्लैंडुलर ओजिन, यहाँ पे नर्वोजिन, यहाँ पे जो कि स्टोर करता है यहाँ पे एंटी डायबिटिक हार्मोन और यहाँ पे ऑक्सीटोसिन। यहाँ पे थायराइड हार्मोन की अगर हम बात करें तो ये इंक्रीज करता है बेसल, यहाँ पे BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट। देन आफ्टर यहाँ पे इंक्रीज करता O2 के यूज़ को नेसेसरी है किसके लिए, यहाँ पे ग्रोथ के लिए। कॉर्टिसोल की अगर हम बात करें तो ये इंक्रीज करता है क्या, यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब जो है यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन रेदर देन कार्बोहाइड्रेट। देन यहाँ पे ये डिक्रीज करता है किसको, इन्फ्लेमेशन को। और यहाँ पे ये क्या है आपका वर्क करता है जी इम्यूनोसप्रेसिव। इंसुलिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टायरोसिन काइनेज ये रिसेप्टर है जो कि इंक्रीज करता है GLUT4 के अपटेक को, कहाँ पे, मसल्स में और जो हमारे एडिपोज टिश्यू है वहाँ पे। ग्लूकागॉन की बात करें तो ये एक्ट करता है यहाँ पे साइक्लिक EMP के थ्रू। यहाँ पे पैराथायरॉइड हार्मोन ये इंक्रीज करता है कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन को और डिक्रीज करता है यहाँ पे फॉस्फेट की रीएब्जॉर्प्शन। एक्ट करता है किसके द्वारा, साइक्लिक EMP के द्वारा। यहाँ पे कैटाकोलिन की बात करें तो ये डिक्रीज करता है बोन के रीएब्जॉर्प्शन को। यहाँ पे ADH रिसेप्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे V1 ADH रिसेप्टर V1 ये क्या करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। और V2 जो है ये कहाँ पे वर्क करता है, आपका रीनल सिस्टम पे। यहाँ पे डायबिटीज इंसिपिडस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस में जो है यहाँ पे ADH का लेवल कम हो जाता है और नेफ्रोजेनिक में जो है ADH क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाता है। देन आफ्टर हम बात करेंगे आपका यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी की। ठीक है, देखिए यहाँ पे FSH क्या करता है, हेल्प करता है स्पर्मेटोजेनेसिस में और फॉलिकुलर के डेवलपमेंट में, पहले ही बताया। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये आपका टेस्टोस्टेरोन और यहाँ पे जो है आपका ओवुलेशन के ट्रिगर में हेल्प करता है। एस्ट्रोजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रोलिफरेटिव फेज में वर्क करता है और इंक्रीज करता है LH रिसेप्टर एक्सप्रेशन को। प्रोजेस्टेरॉन की बात करें ये सिक्रेटरी फेज में होता है जो कि इंक्रीज करता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। HCG की अगर हम बात करें जो कि मेंटेन करता है किसको, यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम, यहाँ पे डिटेक्टेड अर्लीस्ट इन दी यूरिन। यहाँ पे HPL की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डायबेटोजेनिक हार्मोन है किसमें, प्रेगनेंसी में। टेस्टोस्टेरोन की अगर हम बात करें ये लेडिक सेल से निकलता है जो कि निगेटिव फीडबैक बाई यहाँ पे हाइपोथैलेमस। मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फॉलिकुलर फेज वेरिएबल होता है, ल्यूटियल फेज जो है कांस्टेंट होता है कहाँ पे, 40th डे पे। देन आफ्टर यहाँ पे LH सर्ज जब होता है तब आपका होता है ओवुलेशन और यहाँ पे 40th डे पे होता है। वहाँ पे हल्का सा आपको यहाँ पे पेन देखने में, मिटल स्मश जो है पेन होता है और ये जो उसमें हल्का फुल्का जो ब्लड होता है वो आपका पाउच ऑफ डगलस में जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये आपका क्या है, फॉलिकुलर फेज। यहाँ पे 0 डे से यहाँ पे 14 तक जो होता है फॉलिकुलर फेज होता है और एग्जैक्ट 40th डे जो है यहाँ पे ओवुलेशन होता है। उसके बाद आपका यहाँ पे ल्यूटियल फेज होता है, यहाँ पे 28 तक जो है वो कंटिन्यू होता है। उसके बाद मेंसेस होता है, दैट इज यहाँ पे आपका ब्लीडिंग होता है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे फॉलिकुलर फेज में जो ग्रोइंग फॉलिकल्स है यहाँ पे 7-8 फॉलिकल एक साथ जो है ग्रो करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें से एक फॉलिकल जो है यहाँ पे मैच्योर होके यहाँ पे उसका ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन के बाद जो ये आपका रिमेनिंग स्ट्रक्चर है ये बनाता है आपका कॉर्पस ल्यूटियम
और कॉर्पस लुटियम आगे चल के क्या बनाता है, यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन बनाता है, जो कि यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, यहाँ पे सिक्रेटरी बनाता है यहाँ पे एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को। और फिर जब प्रोजेस्टेरोन का काम, ये कॉर्पस लुटियम का काम खत्म हो जाता है तो ये आपका कॉर्पस एल्बिकेंस में यहाँ पे बन जाता है। अब देखिए एग्जैक्ट 40th डे पे क्या होता है, यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ता है, उसकी वजह से आपका यहाँ पे ओवुलेशन होता है। और उसके साथ साथ 40th डे पे थोड़ा बहुत यहाँ पे एस्ट्रोजन का भी लेवल बढ़ता है, उसके बाद यहाँ पे डिक्रीज होता है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोलिफरेशन और यहाँ पे सिक्रीशन होता है, उसके साथ साथ यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी बढ़ता रहता है। देन फर्टिलाइजेशन की बात करिए तो फर्टिलाइजेशन जो है एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब में होता है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो यहाँ पे सेरिब्रल लोब की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो आपका फ्रंटल लोब है ना, ये जो है आपका मोटर स्पीच और यहाँ पे जो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पेराइटल जो है वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन के लिए, टेम्पोरल जो है हियरिंग के लिए, और यहाँ पे वर्निकेज एरिया ऑसिपिटल जो है वो आपका यहाँ पे विजन के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये आपका ऑसिपिटल लोब है और ये हेल्प करता है विजन में। यहीं पे आपको यहाँ पे प्री ऑसिपिटल नोच, ये क्या है आपका प्री ऑसिपिटल नोच, और यहाँ पे पेराइटल और ऑसिपिटल के बीच में यहाँ पे आपको एक नोच देखने को मिलेगी जिसको बोलते हैं पेराइटो ऑसिपिटल यहाँ पे सल्कस। उसके साथ यहाँ पे फ्रंटल और यहाँ पे पेराइटल के बीच में आपको यहाँ पे सेंट्रल सल्कस मिलेगा, और ये आपका फ्रंटल बोन हो जाएगा। और ये क्या है आपका यहाँ पे टेम्पोरल बोन, और इनके बीच में एक लेटरल फिशर होता है, ठीक है, जो कि फ्रंटल और यहाँ पे टेम्पोरल बोन के बीच में होता है। सेरेबेलम की अगर हम बात करें तो ये आपका कोऑर्डिनेशन में और यहाँ पे पोस्चर और यहाँ पे टोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बेसल गैंग्लिया की बात करें तो यहाँ पे मूवमेंट और कंट्रोल के लिए लीजन अगर इसमें हो जाए तो हमको पार्किंसनिज्म जो है वो देखने को मिलता है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो कि मेंटेन करता है किसको, यहाँ पे वेकफुलनेस, नहीं तो इंसान हमेशा सोता ही रह जाए। ईसीजी वेव की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 4 तरीके की वेव देखने को मिलेगी, अल्फा, बीटा, थीटा और डेल्टा। अल्फा वेव जो है यहाँ पे 8 से 13 यहाँ पे हर्ट्ज, यहाँ पे इस रिलैक्स्ड और एवेक कंडीशन में आपको देखने को मिलेगी। ग्रेटर देन यहाँ पे 13 हर्ट्ज जो है आपको अलर्ट कंडीशन में, ड्राउजी बहुत थका थका है तो आपको यहाँ पे 4 to 7 हर्ट्ज के केस में देखने को मिलेगा। लेस देन यहाँ पे जो है 4, ये आपको जब आप डीप स्लीप में जाते हैं तब आपको देखने को मिलेगी। देन CSF की बात करें तो यहाँ पे 150 ml जो है इसका वॉल्यूम होता है, जो कि सिक्रेटेड होता है किसके द्वारा, यहाँ पे कोरवाइड प्लक्सस के द्वारा, और एब्जॉर्ब होता है एरेक्नोइड विलाई। यहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर की बात करें तो यहाँ पे टाइट जंक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल होता है, एब्सेंट इन द एरिया प्रोस्ट्यूमा ऑफ मीडियन इमिनेंस। देन कुछ यहाँ पे स्पेशल सेंसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे फोटो रिसेप्टर दो जो सेल्स होती है वो 2 तरीके की होती है, एक होती है रॉड्स और एक होती है आपकी कोन्स। रॉड सेल जो होती है वो आपको डिम लाइट में देखने में हेल्प करती है, ये आपको मिलती है पेरिफेरी में, और कोन्स जो होती है ये आपको यहाँ पे कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और यहाँ पे ये सेंट्रल में पाई जाती है। डार्क यहाँ पे एडॉप्टेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंक्रीज रोडॉप्शन, यहाँ पे रीजनरेशन। विजुअल पाथवे की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले लाइट रेटिना पे, देन ऑप्टिक नर्व, यहाँ पे क्याज्मा, देन ऑप्टिक कट, यहाँ पे LNG, देन यहाँ पे विजुअल कॉर्टेक्स एरिया नंबर 17 पे पड़ता है। एकोमोडेशन रिफ्लेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कन्वर्जेंस प्लस यहाँ पे लेंस की थिकनिंग हो जाती है और यहाँ पे जो प्यूपिल है वो क्या है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है। हियरिंग की बात करें तो यहाँ पे ऑर्गन ऑफ कोटाई ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन, और उसके बाद यहाँ पे हेयर सेल होती हैं जो कि यहाँ पे क्रेनियल नंबर यहाँ पे 8 के साथ एसोसिएट करती है। इंडोलिम्फ की अगर हम बात करें तो ये होता है आपका स्केला मीडियाई में, जिसमें आपको यहाँ पे हाई लेवल ऑफ पोटेशियम जो है वो देखने को मिलेंगे। टेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्वीट टेस्ट टिप पे, बिटर जो है बैक पे, शॉर जो है साइड पे, और साल्टी जो है वो आपको लेटरल पे देखने को। तो यहाँ पे देखिए जो टिप है यहाँ पे आपको स्वीट देखने को मिलता है, और यहाँ पे जो बिटर टेस्ट है ये आपको बैक में देखने को मिलेगा। जो आपको सॉर टेस्ट है ये आपको यहाँ पे और साइड में देखने, लेटरल साइड में देखने, और साल्टी जो होता है ये आपको लेटरल साइड में देखने को मिलेगा, ठीक है। देन वेस्टिबुलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे यूट्रिकल और यहाँ पे सैक्यूल, यहाँ पे ये हेल्प करते हैं कि इसमें लीनियर एक्सीलरेशन के लिए, और सेमी सर्कुलर कैनाल जो है यहाँ पे एंगुलर एक्सीलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये था आपका यहाँ पे रैपिड रिवीजन ऑफ फिजियोलॉजी। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए नाइस डे। और हाँ, PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और उसकी लिंक मैंने जो है यूट्यूब के बायो में अपलोड कर दी हुई है, तो वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।